जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी तो हमारे क्लास में 8 अनामिकाएं थी। तो मेरे लिए हमेशा लगा कि इश्क चांद है, वो दिखता है, कभी कभी पूरा दिखता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखता। जी, प्यार है कहानियों में, बेबसी नज़र आती है, दर्द नज़र आता है, कई जगह पर बगावत भी नज़र आती है। कॉमन सा फैक्टर हर कहानी के अंदर है, वो है कि बिछो है कहीं न कहीं, विरह दिखता है, वो किसी भी रूप में हो। अगर आप प्रेम में हो और आपने विवाह किया या साथ रहना स्वीकार किया तो 10 साल 15 साल उसके बाद एक यात्रा होती है जहाँ से डिटैचमेंट शुरू होता है। जब ऐसी फीलिंग आती है तो दिल टूटता है, तभी आती है। कितनी बार दिल टूटा है आपका? मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पुरुष नहीं पाया जो मुझसे ज़्यादा साहसी था। मैंने प्रेम दिया है, पाया नहीं है। तो स्त्री का थोड़ा पुरुष होना, उसकी विवशता है, उसमें हम कुछ खोते हैं, और पुरुष का थोड़ा स्त्री हो जाना उसको कमाल का आकर्षक बना देता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कुछ स्त्रियाँ 17वीं शताब्दी में जी रही हैं, कुछ 18वीं में, कुछ 19वीं, कुछ 21 और कुछ 25वीं शताब्दी में। अगर आर्थिक स्वतंत्रता स्त्रियों के पास हो तो स्त्रियां बहुत सी उलझनों से या बहुत सी तकलीफ़ों से सीधे निकल जाएंगी। और बहुत ही टची स्टोरी थी, मतलब पढ़ते हुए कई बार अगर किसी ने प्यार किया है तो ये आप भावुक हो सकते हैं। अगर एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है और अपने प्रेमी से प्रेम करती है तो वो दो व्यक्तियों से प्रेम कर रही है, किसी से घृणा नहीं कर रही। सज़ा तो घृणा की होनी चाहिए। भगवान मिल जाएंगे, प्रेम नहीं मिल रहा, ऐसा क्या? ऐसा कह दूं? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी वाले लोग नाराज ना हो तो एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा उन्होंने ज़्यादा अच्छा लिखा है। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज दैनिक जागरण के हिंदी हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में मैं एक ऐसी ही लेखिका से आपकी बात करवाने जा रहा हूँ जिनकी डिग्री जो है वो तो है MSc, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, PhD उन्होंने की है, इंस्पायर अवार्ड DST। इसके अलावा जो है उन्होंने साइंस की है बेसिकली, और फिर उन्होंने हिंदी लिखनी शुरू की, कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं। भारत भूषण अग्रवाल उनको मिला है, राजस्थान पत्रिका वार्षिक सृजनात्मक पुरस्कार मिला है, रजा फेलोशिप उनको मिली है और कई सारे उनको पुरस्कार मिले हैं। अभी लिस्ट में तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा तो मैं सारी लिस्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। किताब है इंजीकरी जो कि काव्य संग्रह है, यारेख प्रेम पत्रों का संकलन, केरल से अनामिका अनु, जो नाम निकल गया, मैं सीक्रेट रखना चाहता था लेकिन नाम निकल गया है। केरल के कवि और उनकी कविताओं का उन्होंने संपादन किया है। और आज जिस किताब पे मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है येनपक कथा और अन्य कहानियाँ। ये किताब मंजिल प्रकाशन से आई है, ये कहानी संग्रह है। नाम आप समझ चुके हैं, अनामिका अनु जी हमारे साथ हैं, मुजफ्फरपुर में जन्मी हैं और केरल में रहती हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया, नमस्कार। मुझे एक दो बातें पूछने नाम से संदर्भ में। पहली चीज़, ऐसा क्यों होता है कि बिहार में लोग दो दो नाम रखते हैं? जैसे हमारे प्रभात जी हैं, वो प्रभात रंजन हैं, हाँ। ठीक है। वो पत्रकार जो होते थे हमारे यहाँ, उनके भी नाम ऐसे ही होते थे। आपका नाम अनामिका भी है, अनु भी है, तो दोनों नाम क्यों रख दिए? एक नाम में क्या दिक्कत आ रही थी? जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी तो हमारे क्लास में 8 अनामिकाएं थी। तो किसी के जब हमारे जब हम भर रही थी तो हमारे शिक्षकों ने कहा कि आप कुछ जोड़ लें अपने नाम के साथ। पहले अनामिका 1 2 3 हुआ करती थी, तो कोई अनामिका अनु बनी, कोई अनामिका पटेल बनी, कोई अनामिका अक्षरा बनी, कोई अनामिका गुप्ता बनी, और मैं अनामिका अनु रही। बड़ा स्मार्टली इन्होंने आंसर दिया है, यही साहित्यकार की खासियत होती है। अच्छा, किताबों के नाम जो है, एक तो येनपक कथा, जो नाम से ही दूसरा सवाल है, दूसरा था यारेख। तो ये आप नाम चुन चुन कैसे लाती हैं, कैसे नाम जो पाठक थोड़ी देर सोचता रहे कि यार ये क्या था, कैसे कैसे नामों का इंजीकरी, तो ये नाम कैसे आप डिसाइड करती हैं? क्या होता है इसके पीछे थॉट प्रोसेस? रचनाएं पहले लिखी जाती हैं जी, और नाम स्वयं जहन में आता है, इस प्रक्रिया के तहत आता है। जब पहली किताब आई थी मेरी, जो काव्य संग्रह था, उसका नाम इंजीकरी भी इस तरह से आया कि हमारे केरल में जब विवाह या विशेष उत्सव होता है तो केले के पत्ते पर हम कई तरह की सब्जियां और के साथ रसम,
सांभर और चावल का खाते हैं। उसमें कई तरह की करियों में एक इंजी करी होती है। जी। इंजी करी की विशेषता ये होती है कि उसमें नमक, चीनी, इमली यानी कि खटाई और सब कुछ उसमें डाला जाता है, यानी जितने तरह के स्वाद की मिर्च सब कुछ उसमें डाला जाता है और मृदा पात्र में धीमी आंच पर उसको पकाया जाता है। तो मेरा मानना है कि इस देश में तरह तरह की वैचारिकी के लोग, तरह तरह का जीवन जीकर आए लोग, तरह तरह की आर्थिक और सामाजिक हैसियत के लोग अपने विचार रखेंगे और इस मिट्टी में ये सारे इमोशंस पकेंगे। और इंजी करी जो है उतनी सारी सब्जियां खाने के बाद, उतना बड़ा भोग लगाने के बाद भी सब जो भी अपच होता है उसको पचा देती है। तो मुझे लगता है कि इस वैचारिक प्रक्रिया में जो छोटा सोचेगा, जिसकी विचार में संकीर्णता होगी या जो घर्षण होगा, उसको ये एक वैचारिक प्रक्रिया एक दूसरे को सुनने का धैर्य मिटा देगा। तो इस विचार के साथ मैंने उसका नाम इंजी करी रखा। जब यारेख रखा तो मेरे लिए हमेशा लगा कि इश्क चांद है, वो दिखता है, कभी कभी पूरा दिखता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखता जी। जब वो नहीं भी दिख रहा होता है वो उपस्थित होता है। तो प्रेम से शाश्वत दूसरी चीज़ नहीं है, बस हमें लगता है कि वो अभी है अभी नहीं है, लेकिन वो हमेशा उपस्थित रहता है। और प्रेम पत्रों का संकलन था तो मुझे लगा कि इससे कोई सुंदर नाम हो ही नहीं सकता। और यनपक कथा मेरी पहली कहानी का शीर्षक था यनपक कथा, जो हंस में प्रकाशित हुई थी। तो पहले शिशु से और पहले प्रेम से आदमी जीता है, तो मैंने इस किताब। तो इसका अर्थ क्या हुआ यनपक का? मणिपुर में यनपक छाते को कहते हैं। अच्छा। तो ये छाते की कथा थी। तो अच्छा, एक अक्सर मुझे लगता है कि जब आप किताबों के नाम सोचते हैं तो एक होता है कि उसकी वजह से आदमी पहले किताब उठाता है। तो यनपक कथा जो है ये अलग सा नाम है। तो इसके दोनों एस्पेक्ट है। एक तो ये है कि आदमी देखे कि है क्या ये चीज़, तो किताब उठा के पढ़े। और मैं उन पाठकों की बात कर रहा हूँ जो सामान्य तौर पे हमें नहीं जानते हो, किताब को देखते हैं तब डिसाइड करते हैं। दूसरा होता है कि उसको नाम समझ में नहीं आया तो किताब ही ना उठाए, ये रिस्क भी रहता है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि हाँ ये रिस्क हो सकता है कि आदमी को समझ ना आए इसका अर्थ और किताब ना उठाए? कहानियाँ, कविताएं आप कंसीव करते हैं जी। और मेरे साथ ऐसा होता है कि ये शीर्षक भी खुद आता है, वो भी कंसीव होता है। तो अगर आपके गर्भ में एक शिशु है तो उसका जेंडर आप नहीं तय करते, तो नाम खुद कंसीव होकर जन्म लेता है और वो यही नाम है। और मैं इसी से रिलेट करती हूँ, तो मैं अपने साथ बेईमानी नहीं कर सकती। जो नाम इस कृति के लिए जाएगा वही। अब पाठकों को यत्न लगेगा, जब आप सब्जियां खरीदने जाते हैं तो झोला लेकर जाते हैं, तो जब आप किसी कवि या लेखक को पढ़ रहे हैं तो आप में ये पात्रता होनी चाहिए कि आप वो पढ़ सके, जतन करें, अर्थ पता चले। आपका जब मैं इंट्रो देख रहा था तो उसमें साइंस की आप स्टूडेंट रही हैं, तो आपके बारे में थोड़ा सा मैं और चाहूँगा जानना कि क्या मतलब बचपन कहाँ से रहा, किस तरीके से राइटिंग की तरफ झुकाव हुआ, और ये साइंस पढ़ते पढ़ते हिंदी साहित्य कहाँ से आया आपके जीवन में? मेरी शिक्षा दीक्षा होली क्रॉस सिस्टर्स के स्कूल में हुई। स्विट्ज़रलैंड की संस्था थी और वे सारी नन थीं और कॉन्वेंट में कोई फादर ब्रदर नहीं थे। तो वे बहुत मजबूत महिलाएं थीं और उनके लिए हम एक पूरी दुनिया थे। तो वे नन होकर भी उन्होंने जब हमारी प्रार्थनाएं हमसे करवाईं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म ग्रंथों से नीति शिक्षा की सभी किताबों की सुंदर पंक्तियाँ, और हमें खुद भी उन लोगों ने प्रार्थनाएं लिखने को कहा। तो एक मनुष्यता की सीख तो वहाँ से मिली। दूसरी, जो मेरा घर था वो जिस मोहल्ले में था वो मध्यम वर्गीय हिंदुओं का मोहल्ला था, और जो स्कूल जाने का सबसे छोटा रास्ता था वो मुसलमानों की बस्ती थी। तो और मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रही थी। तो मेरे पास एक व्यापक जीवन का अनुभव था, क्योंकि गृहस्थों की दुनिया से जाती थी, थोड़े संपन्न लोगों की दुनिया से उस दुनिया में जाती थी जहाँ आर्थिक दृष्टि से लोग उतने संपन्न नहीं थे, लेकिन उनका हृदय बहुत बड़ा था। उनके आंगन से होकर हम गुजरे। और जब सिस्टर्स के पास जाती थी तो वे सारी नन थी, वे गृहस्थ नहीं थी, मगर उनकी आंखों में हमारे लिए सपने थे। मैं विज्ञान में अच्छी थी, पढ़ने लिखने में अनुशासित थी तो अच्छी थी, लेकिन जब मैं उस मोहल्ले से गुज़रती थी तो वहाँ उर्दू पढ़ाती थी आमना दी, तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं उर्दू पढ़ूँ।
तो मैंने अपने पिता से बहुत बार कहा भी कि मुझे उर्दू पढ़नी है। बाद में मेरा मन भी किया कि मैं पत्रकारिता करूं और हिंदी पढ़ूं, लेकिन हमारे घर में किसी ने कला, मेरे पिता फिज़िक्स के प्रोफेसर थे और उनको लगता था मैं मेधावी हूँ तो मुझे विज्ञान ही पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से मैंने बॉटनी की पढ़ाई की। लेकिन जब मैं 7वीं कक्षा में थी तो दूरदर्शन आया और उसमें बच्चों का कार्यक्रम होता था, तो उसके लिए 2 प्रतियोगिताएं हुई कि सबसे अच्छा लेखन और सबसे अच्छा वक्ता। उन दिनों मैं लिखने बोलने में अच्छी थी, तो मेरा सिलेक्शन हुआ और पहली बार मैंने कैमरा 7वीं कक्षा में देखा और दूरदर्शन में मैंने कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम किया। उन दिनों आत्मविश्वास भी था, भाषा पर पकड़ भी थी और वहाँ मैंने कवि लेखकों को सुना। तो मुझे साहित्य तब से रुचि आई। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताऊं कि जो कहानियां हैं बहुत ही सुंदर कहानियां हैं। प्यार है कहानियों में, बेबसी नज़र आती है, दर्द नज़र आता है, कई जगह पर बगावत भी नज़र आती है। औरतों के जो सपने हैं, जो हकीकत है, वो दोनों इन कहानियों के अंदर नज़र आते हैं। वो दुनिया जिसको हम कई बार देखते हैं, देख के नज़रअंदाज कर देते हैं, खासतौर से मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ। जब आप इन कहानियों को पढ़ते हैं तो आप उसको फील करना शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो बहुत साधुवाद, बहुत खूबसूरती से ये कहानियाँ लिखी गई हैं। शुक्रिया। भाषा जो है ना, वो कई जगह, मतलब भाषा ऐसा लगता है कि मैं कविता पढ़ रहा हूँ। आप कवि भी हैं तो भाषा जो है वो कविता की तरह आपकी कहानियां जो है बुनी हुई हैं। तो आप कवि ज़्यादा हैं कि कहानीकार ज़्यादा हैं? जब पहले काव्य संग्रह ही आया था आपका। जी, मुझे तो लगता है ना मैं कवि अच्छी हूँ ना मैं कहानीकार अच्छी हूँ। लेकिन ये हम्बल होना होता है, ऐसा कहना चाहिए, लेकिन आप दोनों ही अच्छी हैं। तो आप अपने आप को ज़्यादा रिलेट किससे करती हैं, कि कवि से होने से ज़्यादा या कहानीकार? शुरू में मेरे पास शब्द थोड़े थे और मेरा कहने का मन नहीं था, क्योंकि जब मैंने कविता की शुरुआत की है तो वो पिता की मृत्यु के बाद शुरू की है, तो बहुत शब्दों में कहने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जो बेचैनियाँ थी वो मुझे कहनी थी। तो कविता ही वो माध्यम बना जिनमें कम कहकर बहुत सारी बातें आप पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे इत्मीनान हुआ, कविताओं ने मुझे शांत किया, मुझे सुकून और राहत मुहैया कराया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं थोड़े ज़्यादा मैंने कुछ शब्द भी सीखे इस दौरान, तो मुझे लगा कि अब मैं दृश्य बुन लेती हूँ और सिलसिलेवार जब ये दृश्य जुड़ते हैं तो शायद कहानी जैसी कोई चीज़ बनती है। तो मैं कहूँगी कि इस किताब में कहानी जैसी कुछ चीज़ें होंगी। अच्छा, एक कॉमन सा फैक्टर हर कहानी के अंदर है, वो है कि बिछोह है कहीं न कहीं, विरह दिखता है, वो किसी भी रूप में हो। मछली का स्वाद में चाहे वो भोजन के प्रति हो, लेकिन अंत जिस भी रूप में लिया है, लेकिन वो रिश्तों के साथ ही कहीं न कहीं वो टूटने की बात आती है। काली कमीज जो तो पूरा प्रेम कहानी है, या ग्रीन विडो की हम बात करें, तो इन सब में तो ये प्रेम जो है, इसके अंदर ये उदासी का या विरह का होना आवश्यक है क्या? क्योंकि बहुत सी प्रेम कथाएं ऐसी भी तो हैं जहाँ पे कि मिलना ही है, लेकिन आपकी कहानियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। विरह प्रेम में टपका सुख है और ये सुख है। बड़ी अच्छी बात है, विरह प्रेम में टपका सुख है। ये सुख है। आम के पेड़ से पका आम टपकता है, कितना मीठा होता है। टहनियों के पास रिक्त जगह बनती है, फिर नए को फल की जगह बनती है। मेरे जीवन के अनुभव से लिखी गई होगी। मेरा पहला काव्य संग्रह है, मुझसे होकर गुजरी होंगी कहानियाँ, और मिलने के बाद भी एक विरह की पटकथा लिखनी शुरू हो जाती है। अगर आप प्रेम में हो और आपने विवाह किया या साथ रहना स्वीकार किया, तो 10 साल 15 साल उसके बाद एक यात्रा होती है जहाँ से डिटैचमेंट शुरू होता है। तो कोई ऐसी एक यात्रा नहीं है प्रेम में जहाँ मिलन हो और मिलन स्थायी हो। ये मेरे जो अब तक के अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद मेरा ये मानना कहानियों पर भारी पड़ता होगा। तो जब ऐसी फीलिंग आती है तो दिल टूटता है, तभी आती है। कितनी बार दिल टूटा है आपका, अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, मैंने प्रेम किया है और मुकम्मल किया है। मेरे लिए प्रेम साहस है और संवेदनशीलता है। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पुरुष नहीं पाया जो मुझसे ज़्यादा साहसी था। मैंने प्रेम दिया है, पाया नहीं है,
क्योंकि उनमें वो साहस ही नहीं थी, वो संवेदनशीलता ही नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। मुझे लगता है कि प्रेम आप वहीं पा सकते हैं जहाँ पुरुष साहसी हो या किसी भी रिश्ते में साहस हो। नहीं तो आपके कंधे हमेशा लोगों के दुख और आंसू के लिए बने प्रतीत होंगे और आप एक दिन थक जाओगे। तो मेरे जीवन में ऐसा कोई अनुभव ही नहीं है कि मैंने किसी साहसी पुरुष को देखा है। तो मैंने प्रेम दिया है, पाया नहीं। क्या सोसाइटी के तौर पे, क्योंकि ये शिकायत मैंने अलग अलग रूप में सुनी है या कई बार मैंने महसूस भी किया कि हाँ, हम पुरुष पिछड़ते हैं ऐसी चीज़ों में, क्या सोसाइटी के तौर पे विशेषकर भारत में ऐसा नहीं लगता कि पुरुषों को शायद ना तो हमने संवेदनशील बनाया और उनको साहसी जो बनाना था वो इसके लिए बनाया कि जा बाहर शेर से भिड़ के आ जा, लेकिन उसको ये साहस नहीं दिया कि घर में जो स्त्री है, चाहे पत्नी हो, बहन हो या माँ हो, उसके पक्ष में आवाज़ उठा सके, या सड़क चलते कोई इस तरह का अत्याचार किसी अन्य पुरुष के द्वारा होता देखे तो आवाज़ उठा सके, या प्रेम की जो उसकी भावना है उस भावना को व्यक्त करके वो रो सके, क्योंकि उसको तो शेर का बच्चा होना है, उसको मर्द रोते नहीं है, ये हमारी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो शिकायत आपकी है, ये शिकायत सिर्फ आपकी नहीं, ये पूरे समाज की ही, मेरे ख्याल से पूरे महिला समाज की शिकायत होगी हर उस पुरुष से जो उनके जीवन में है। और पुरुष शायद ये बता भी नहीं पाया कि हमें तैयार ही नहीं किया गया इस चीज़ के लिए, हमें बचपन से ही हमारी तैयारी ही कुछ और हुई। पुरुषों में हर चीज़ का साहस है। वो आपको प्रपोज करेंगे, ये साहस उनके साहस की पराकाष्ठा यही है। उनमें प्रेम निभाने का साहस नहीं है। मेरे जो अब तक के अनुभव हैं, मैंने ऐसा कोई साहसी पुरुष नहीं देखा जो प्रेम में साहस दिखलाता हो। प्रतिवेदन तक ही उनका साहस काम करता है। पुरुष अगर थोड़ा स्त्री हो जाए तो आकर्षक हो जाता है, और हम स्त्रियां जब पुरुषों के बीच काम करने जाती हैं तो हमें हमारी शर्त पर सुना कहा जाए तो हमें थोड़ा पुरुष बनना होता है। इसमें हम अपनी बहुत से कोमल गुणों को खोते हैं। तो स्त्री का थोड़ा पुरुष होना, उसकी विवशता है, उसमें हम कुछ खोते हैं, और पुरुष का थोड़ा स्त्री हो जाना उसको कमाल का आकर्षक बना देता है। तो पुरुष को ये बात समझनी चाहिए। दूसरा, आप पहाड़ से लड़ते हो, आप शेर से लड़ते हो, आपने कभी खुद से रार ठानी है? आपके हृदय में जो घटित हो रहा है, आपने तो समर्पण मांगा, आपने स्नेह मांगा, आपने प्रतीक्षा मांगी। क्या आपने उस प्रतीक्षा को खुद जी कर देखा है? क्या आपने उस प्रतीक्षा के लिए साहस दिखलाया है, उस प्रेम के लिए साहस दिखलाया है? तो मैं दुनिया के सबसे बहादुर, मैं दुनिया में उस पुरुष को सबसे बहादुर मानती हूँ जो अपने प्रेम के लिए साहस दिखलाता है। और मुझे नहीं लगता कि अभी भारतीय पुरुष इस बात के लिए तैयार है। मैं थोड़ा सा ही इसको, और मैं जब सवाल पूछता हूँ तो वो सवाल ऐसे होते हैं कि मैं खुद भी बहुत से सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता हूँ। आपने कहा कि प्रपोज करने तक तो वो हिम्मत है, उसके बाद नहीं है। एक राइटर के तौर पे हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं साइकोलॉजी को समझने की। क्या आपने कभी उसको क्रैक करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों? जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जैसे मुझे लगता है कि शायद हमें तैयार नहीं किया गया, ये मेरा सोचना है, पर क्या आपने ऐसा कोई एस्पेक्ट देखने की कोशिश की कि क्यों ऐसा होता है? वे शरीर से मजबूत दिखते हैं, वे दायित्वों का निर्वहन बड़ी सघनता से करते हैं, दिल से मजबूत लोग नहीं हैं। जो बाहर दिख रहा है और जो अंदर घटित हो रहा है उसमें बड़ा अंतर्द्वंद है। ये भी भीतर से टूटे हुए हैं, और इनके साहस न दिखाने के पीछे ये एक बड़ी वजह रही होगी। और मैं इसको भी करुणा से देखती हूँ। ये शिकायत से ज़्यादा करुणा का विषय है। तो मुझे यही लगता है। अच्छा, स्त्रियां जो हैं इसमें ज़्यादातर जगह पर पीड़ित ही हैं, जो समाज की सच्चाई भी है। लेकिन एक पक्ष जो मैं देखता हूँ, स्त्रियां मतलब इस बहुत सारे एस्पेक्ट, अब चूंकि समाज है तो बहुत सारे एस्पेक्ट आते जा रहे हैं। एक फर्क है कि निम्न आय वर्ग की स्त्रियां हैं, फिर मध्यम वर्ग है, फिर उच्च आय वर्ग है। शुरुआती संघर्ष था वो बेसिक राइट्स का था, जो कहीं कहीं पर हल निकल गया है, कहीं कहीं नहीं निकला है, कहीं पर लड़ाई चल रही है।
कहीं पर उसको जो है सिर्फ बराबरी का अधिकार चाहिए, तो कहीं पर लड़ाई अब सीईओ बनने की हो रही है या बिजनेस में पार्टनर बनने की हो रही है। तो संघर्ष स्त्रियों के चेंज होते जा रहे हैं। हालांकि इस किताब में अधिकतर संघर्ष इमोशनल एस्पेक्ट से महिलाओं के ज़्यादा जुड़े हुए हैं, पर मैं इमोशनल एस्पेक्ट के साथ साथ उन संघर्षों के बारे में समझना चाहूँगा जो किसी भी वर्ग की स्त्री के साथ आज भी कॉमन है और जिसका इमीडिएट सॉल्यूशन होता भी नहीं दिखता। अगर आप जॉब राइट्स की बात कर रहे हैं तो सरकार भी काम कर रही है, संस्थाएं भी बात कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ नियम बन जाएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कानून बनने से सॉल्व नहीं हो सकती हैं। तो वो ऐसे किस तरह के संघर्ष आपको नज़र आ रहे हैं? भारत एक ऐसा देश है जहाँ कुछ स्त्रियां 17वीं शताब्दी में जी रही हैं, कुछ 18वीं में, कुछ 19वीं, कुछ 21 और कुछ 25वीं शताब्दी। एक देश जिसमें कई तरह का जीवन, कई तरह की स्त्रियां जी रही हैं। जो भावात्मक संघर्ष हैं वो लगभग एक से हैं, लेकिन जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर वर्ग हैं वहाँ स्त्रियों ने मेहनत को अपना हथियार बना कर रखा है, और जहाँ वो मेहनत मजदूरी कर रही हैं तो उनके आय का स्रोत जीवित है, उनके निर्णय लेने की क्षमता अधिक है। मध्यम वर्गीय परिवार में जहाँ स्त्रियाँ पढ़ी लिखी हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं, उनके निर्णय लेने की क्षमता या उनके सामाजिक ढांचे को छोड़कर विद्रोह करने की का जो साहस है वो कम है। जो संपन्न स्त्रियां हैं वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं वो अपनी तरह से ज़िंदगी को जीने, दुनिया को समझने, देखने और नए समीकरण तैयार करने की स्थिति में है। तो मोटा मोटी तीनों जगह संघर्ष है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग रहा है वहाँ स्त्रियों ने क्रांति लाई है। उनके कहे का, उनके जीवन का जो पूरा ढांचा है उसको मध्यम वर्गीय और जो आर्थिक रूप से संपन्न स्त्रियां हैं उनको उसका गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उस पूरी प्रक्रिया में उनका मनुष्य होना और अपनी अस्मिता के लिए भिड़ जाना कमाल का है। मुझे क्रांति वहाँ लगती है। क्योंकि उनके पास जो है खोने को नहीं अब पाने को ही है। वो जितना खो सकती थी शायद खो चुकी हैं। और मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग में मुझे लगता है कि अक्सर एक ये उनको डर रहता है कि जो है बना बनाया वो छूट ना जाए। अच्छा, एक पक्ष और बार बार जब आर्थिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, कुछ समय पहले मैंने यहीं पर किसी और मेरा रिका से इस बारे में बात करके समझने की कोशिश की थी। आर्थिक पक्ष जैसे जैसे मजबूत होता गया, एक वर्ग का मानना है, ये मेरे निजी विचार नहीं है, इसको मैं बताऊं, जो सवाल उठते हैं वो ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं की जितनी बढ़ी, परिवार नाम की संस्था का उतना विघटन हुआ। ये क्या सत्य है? एक, आप क्या उसको सत्य मानती हैं? इसी में मैं दूसरा सवाल जोड़ता हूं कि ये जो विघटन है, ये विघटन स्वतंत्रता की वजह से है या फिर जो है कि नहीं, अब नहीं सहा जाएगा, अब आई कैन मैनेज, इसलिए हो रहा है, या दोनों का मिश्रण है? हाँ, दोनों का मिश्रण है। अगर आर्थिक स्वतंत्रता स्त्रियों के पास हो तो स्त्रियां बहुत सी उलझनों से या बहुत सी तकलीफों से सीधे निकल जाएंगी। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। अगर आप अपनी रोटी कमा सकते हैं तो आप बेइज्जती के दो शब्द सुनकर कहीं क्यों बैठेंगे? तो आर्थिक स्वतंत्रता ने स्त्रियों को अपनी तरह से जीने का, अपनी तरह से रहने का और अपने लिए एक सम्मानजनक स्थिति के लिए चीज़ें उपलब्ध कराएं। वो अपने कपड़ों के लिए चिंतित नहीं है, अपने बच्चों की फीस भरने के लिए परेशान नहीं है। तो वो अगर कोई ऐसी स्थिति है जो उनको मानसिक घुटन दे रही है, या कोई ऐसी परिवार जैसी संस्थाएं जहां उसको बार बार कम बताया जा रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि वो ऐसे जीवन एक ही है और इसमें हम खुश रहने आए हैं। तो उन्हें लगता है कि जब मैं अपने सारे दायित्वों को, भावात्मक इमोशंस की अपनी आर्थिक ज़रूरतों की, सबको मैं पूरा कर सकती हूँ, तो वो आसानी से परिवार की संस्था से निकल पाती हैं। और ये ज़रूरी भी है। कोई संस्था अगर दो मनुष्यों को समान सी इज्जत, समान सा सुकून, मानसिक सुकून नहीं दे पा रहा है, तो उस व्यवस्था में रहना अनुचित है। और ये तो बेसिक ज़रूरत है एक मनुष्य की कि वो खुश रहे। तो ये अच्छा है।
बेहतर हो रहा है। अच्छा, इसमें जब आपने कहानियाँ जितनी भी लिखी हैं, उसमें एक कहानी जो मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गई थी वो थी काली कमीज काला कुर्ता। मेरे ख्याल से यही नाम है ना कहानी का, काली कमीज काला कुर्ता। और बहुत ही टची स्टोरी थी। मतलब पढ़ते हुए कई बार अगर किसी ने प्यार किया है तो भैया आप भावुक हो सकते हैं। इसी तरीके से ग्रीन विडो वाली कहानी भी जो है वो भी कष्ट ही देती है। पढ़ते हुए प्रेम में कष्ट है, और पढ़ते पढ़ते मेरे मन में मतलब ऐसे कई चेहरे नज़र आ गए मेरे सामने जहाँ कि मैं लोगों को देखता हूँ कि हाँ, उन्होंने इस तरह का कुछ न कुछ झेला है। नॉट एग्जैक्ट सेम सिचुएशन, लेकिन हाँ, प्रेम में वो जो विरह वाला जो एक पक्ष हम बात कर रहे थे। लेकिन एक प्रश्न वहाँ से मेरे दिमाग में उठना शुरू हुआ और मैं उसका जवाब नहीं ढूंढ पाया। फिल्मों ने हमें क्या सिखाया है कि जब प्रेम होता है तो शादी होनी होती है। फिल्मों से मुझे यही समझ में आया। अधिकतर प्रेम कथाओं का अंत ही, सुखद अंत ही वही है कि दोनों का विवाह हो जाए। लेकिन जैसे काली कमीज और काला कुर्ता में मुझे लगता है कि दोनों पात्रों का अगर जितनी भी कहानी है मैं उसके बियॉन्ड सोचना शुरू करूं तो मैं दोनों की पर्सनैलिटी को देखने के बाद मुझे लगता है कि अगर ये दोनों की शादी हो जाती तो ये वैसे ही अलग हो जाते, ये साथ ही ना रह पाते। तो प्रेम जो है उसकी परिणति को कैसे देखा जाए, मतलब क्या है उसकी परिणति? साथ रहना, विवाह करना, या प्रेम में रहना जहाँ है वहाँ है, लेकिन फिर जहाँ है वहाँ अपने अपने पार्टनर के साथ आपको लगता है कि ये धोखा है, या फिर वहाँ पर जो है उस दायरे को आप बचा के रखना चाहते हैं और परिवार को बचा के रखना चाहते हैं और इस कष्ट को भी झेलते हैं, दोनों पक्ष झेलते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है कि एंड क्या है, प्रेम की परिणति क्या होगी। किसी कहानी की शुरुआत और अंत महत्वपूर्ण नहीं होती, कहानी के बीच में जो घटित होता है वह महत्वपूर्ण है। और ये मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन फीलिंग तो अंत ही देता है। दूसरी बात, अगर कोई पुरुष दो स्त्री से प्रेम करता है, एक उसकी पत्नी है, एक उसकी प्रेमिका है, तो वो दोनों से प्रेम कर रहा है, किसी से घृणा नहीं कर रहा है। अगर एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है और अपने प्रेमी से प्रेम करती है तो वो दो व्यक्तियों से प्रेम कर रही है, किसी से घृणा नहीं कर रही। सजा तो घृणा की होनी चाहिए। प्रेम की क्या सजा होगी? प्रेम से सुंदर कोई चीज़ ही नहीं है। और परिणति इसका विवाह में हो गया, लिव इन में हो गया। प्रेम अपनी स्वतंत्रता जहाँ खोता है ना, जहाँ उसके गले में आपने रस्सी डाली और एक खूंटा बांधा जी, फिर वो प्रेम नहीं है, फिर वो प्रेम नहीं है। तो परिधियों के बीच जो कुछ भी होता है, या नियम अनुशासन या आ रही चीज़ों को आधार बनाकर जो चीज़ें तय होती हैं, प्रेम उससे परे कोई चीज़ है। और मैं बार बार कह रही हूँ, प्रेम महसूस करने की चीज़ है। ये आपको वो जगह देती है जहाँ आप अपने अंदर बाहर आपके जो भी घटित हो रहा है वहाँ उसको आप व्यक्त करते हैं, और इस सुकून के साथ व्यक्त करते हैं कि वे चीज़ें, जैसे चीज़ें गुल्लक में डालते हैं वैसे गुल्लक में डालना है। तो इसके लिए बस इतना ही होना ज़रूरी है। इसके लिए ना साथ रहना ज़रूरी है, इसके लिए ना विवाह करना ज़रूरी है। बस एक संवाद जो है, और एक दूसरे के लिए मैं हूँ या तुम्हारे लिए मैं हूँ, ये आश्वस्ति, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुश्किल में हो, मैं हूँ। बस ये एक पंक्ति है जो साथ होती है, बिना कहे होती है, और इससे आदमी बहुत तरह के अवसाद से निकल जाता है। सारी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी है, और अगर आपसे किसी ने मुकम्मल प्रेम किया है तो आप किसी भी मानसिक विकार के शिकार नहीं होंगे, आपके चेहरे से हंसी नहीं जाएगी, और आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। लेकिन प्रेम मिलना ही दुर्लभ है। भगवान मिल जाएंगे, प्रेम नहीं मिल रहा, ऐसा क्या? ऐसा कह दूं? बिल्कुल बिल्कुल, दुर्लभ लोगों को ही प्रेम मिलता है। एक कहानी आपकी है ग्रीन विडो। ये फिर से मुझे अगेन बहुत सारे चेहरे इसमें याद आ जाते हैं। कैरेक्टर है सूरज और मालविका। सूरज मैरिड है और मालविका उनकी प्रेमिका है जो उनसे मिलने जाती हैं, और बहुत सारे कष्ट में होटल में रहने के पैसे एक दिन एक्स्ट्रा रुकने के नहीं, लेकिन सूरज के निवेदन पर रुकती हैं और सूरज पहुंचता भी नहीं है। उसके बाद जो मालविका का कष्ट है ये आपने लिखा है। ऐसे कितनी घटनाएं हम देखते हैं जहां विवाहित पुरुष है और वो प्रेम कर रहा है,
स्त्री उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो जो है अपने प्रेम के लिए अपने वैवाहिक जीवन को कभी रिस्क में नहीं डालता। वो हमेशा सिचुएशन को देखते हुए तुरंत, अगर उसके पास ये सिचुएशन आई कि प्रेमिका को देखना है, तो अपनी पत्नी से ये बहाना नहीं बनाता। जैसे इसमें सूरज को किसी डिनर में जाना है तो वहाँ बहाना नहीं बना सकता कि मुझे कुछ और काम है। प्रेमिका से मिलने नहीं गया, लेकिन उसने उस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दी। और इसके बावजूद जो है लड़कियाँ उस प्रेम में, मैं कहूँगा कि ये टॉक्सिक प्रेम है, ये कहीं न कहीं अपमान है, रह जाती हैं। लड़कों के साथ ऐसी घटनाएं वन साइडेड प्यार में होती हैं, जब दोनों हैं वहाँ, फिर लड़के एक टाइम में तो निकल जाते हैं। लड़कियों की ऐसी क्या संरचना है कि वो जो है इस तरह के अपमान को, सबको प्रेम के चक्कर में झेलती रह जाती हैं? हाँ, इस बात को मैं भी मानती हूँ कि स्त्रियाँ प्रेम में बहुत सा अपमान सह जाती हैं। और पढ़ी लिखी स्त्रियाँ, आत्मनिर्भर स्त्रियाँ, चिंतनशील स्त्रियाँ, पता नहीं तिनके जोड़ते जोड़ते उनको जब वो नीर ही अच्छा ना लगे तो वो तब भी सोचती हैं कि जो अंडे हैं उनसे चूजे निकल जाएंगे, फिर उड़ जाऊंगी, बारिश का महीना जाने देती हूँ, फिर उड़ जाऊंगी। जोड़ते जोड़ते उनमें कुछ ऐसा हो जाता है कि वो घटाव को सोच नहीं पाती। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्त्रियों को अपने इमोशनल हेल्थ पे थोड़ा और काम करना चाहिए, और मैं फिर कहूँगी उन्हें थोड़ा पुरुष होना चाहिए, तो उनकी झोली में थोड़े कम दुख आएंगे। और अगर पुरुषों की तरह स्त्रियां व्यवहार करने लगी तो मुझे लगता है पुरुषों की झोली में भी वैसे दुख जाएंगे। फिर एक समय आएगा कि पुरुष स्त्री से मनुष्य के तौर पर मिलेगा और स्त्रियां पुरुषों से मनुष्य के तौर पर मिलेंगी। अभी ये संभव नहीं हो सका है। इसी को अगर, जैसे जो मैं पुरुषों के लिए पूछ रहा था कि हमें तैयार नहीं किया गया, क्या एज अ सोसाइटी महिलाओं को भी हमने उस कष्ट को सहने के लिए तैयार किया शुरू से। लेकिन स्त्रियों के साथ क्या हुआ कि वो भले विश्वविद्यालय और स्कूल नहीं गई, दुख की अच्छी पाठशालाओं में गई। और दुख से सुंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। दुख आपके चिंतन की ज़मीन को बड़ी उर्वर कर देती है। अगर आपके चिंतन की ज़मीन उर्वर है तो आप में उदारता आएगी, आप में धैर्य आएगा। इसलिए हम स्त्रियां अपने अधैर्य में भी बस नहीं जलाती, दंगे नहीं करती, किसी का रेप नहीं करती, क्योंकि हमारी जो पाठशाला दुखों की थी, दुखों का जो विश्वविद्यालय था, उसने हमारी चिंतन की ज़मीन को बड़ी उर्वर कर दी। पुरुष विश्वविद्यालय पहले गए, स्कूल कॉलेज, किताबें पढ़ी उन्होंने, लेकिन उनकी वो पाठशाला नहीं लगी जो हमारी लगी। तो इसलिए पुरुषों में ये प्रवृत्ति होती है कि वो ध्वंस के कामों में ज़्यादा लिप्त पाए जाते हैं और स्त्रियां कम पाई जाती हैं। तो ये लालन, जैसा हमारा पालन पोषण हुआ है उस हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। हम छोटी छोटी चीज़ों से बने होते हैं। छोटी छोटी उदारताएं हमें एक दिन बड़ा बना देती है और छोटी छोटी धृष्टताएं एक दिन हमें कुटिल बना देती है। तो ये सारा जो घुट्टी में जो मिला ना, वो देह में लगता है, मन में लगता है, और हमारी सारी प्रवृत्तियां उसी तरह की होती हैं। ग्रीन विडो के साथ ही, ग्रीन विडो में तो विवाहित पुरुष है और स्त्री जो है वो अविवाहित है। एक और कहानी है जिसका टाइटल है चारों समत आठों पहर छोड़ जाऊंगा। ये कहानी भी बड़ी अलग ही टाइप की थी। हर पहर के साथ जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकता था। तो एक तो मतलब सैल्यूट है उसके लिए आपको, बहुत ही शानदार। लेकिन उसके अंदर भी फिर विवाहित स्त्री जो है वो पति का इंतजार कर रही है, उसको सब पता है। आखिरी लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए हिटिंग लाइन थी। मैं एक मिनट उस लाइन को पढ़ ही देता हूँ। पत्नी जो है वो पति का, जैसा आप समझ ही गए होंगे कि अफेयर की बात हो रही है, कहीं से खा के आते हैं। वृद्ध उठता है और पत्नी रसोई बनाती लड़की को कहती है, मैं ना आज हमारे लिए 4 ही रोटी बनाना, साहब 1 ही रोटी खाएंगे, मुझे भूख है, मैं 3 खाऊंगी, बाकी तुम अपने लिए जितना चाहो बना लो। तो उससे बिना कुछ कहे पता है कि उसका पति कहीं और से खा के आया है। ये लाइन पढ़ते हुए मैं काफ़ी कष्ट से गुजरा, एक पाठक के तौर पे मैं बहुत कष्ट से गुजरा। और मुझे लग रहा है कि जब मैं पढ़ते हुए और पुरुष होकर इस कष्ट को महसूस कर रहा हूँ तो ये स्त्री इसको कैसे महसूस करती होगी।
और फिर से मेरे मन में एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब मैं सारी कहानियों को पढ़ता हूँ, क्या ये वाकई प्रेम है या फिर ये कोई मजबूरी है? क्योंकि इसमें कुछ पात्र मजबूर हैं लेकिन कुछ पात्र मजबूर नहीं हैं। या फिर हम कहीं ना कहीं खुद को छल रहे हैं, ये खुद को छला जाना है। खुद को चला जाना है। और क्यों क्यों छल रहे हैं हम खुद को? क्योंकि दूसरे एक व्यक्ति बेइंतहा मोहब्बत किसी को कर रहा है, और मोहब्बत करने में क्या होता है कि उसके गुण दुर्गुण दिखते नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि इश्क जो है वो आपको रैशनल नहीं रहने देता। अगर दूसरा कोई व्यक्ति मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है तो मेरे रिएक्शंस जो फैक्ट्स है उस पर बेस्ड होंगी, मैं बिल्कुल तार्किक रहूँगी। लेकिन मेरा प्रेमी जब वही काम करेगा तो मैं उसके मोह में इतनी अंधी रहूँगी कि मैं तो रैशनल नहीं रह पाऊँगी। तब उसके गुण दुर्गुण मुझे दिखते नहीं हैं। और प्रेम को मैं इसलिए बहुत खतरनाक मानती हूँ कि ये आपको आपकी सारी जो बुद्धिजीविता धरी की धरी रह जाती है। आप जो इतने रैशनल रहे हो पूरी ज़िंदगी, इतने डिसिप्लिन रहे हो, आप वो सब तोड़ते हो। तो ये एक स्त्री या पुरुष का, मैं पुरुषों के लिए भी कहूँगी, ये खुद को छलना है। मैंने कहा ना कि आप अपनी तरफ से किसी को मुकम्मल प्रेम कर सकते हैं लेकिन आपको प्रेम मिले ये संभव नहीं है। मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है कि मैंने मुकम्मल प्रेम किया है लेकिन मुझे कभी साहसी पुरुष नहीं मिले मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसा बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों के साथ होता है और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अंधभक्ति है। और रामकृष्ण देव से किसी ने कहा कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने कहा विश्वास तो स्वयं अंधा होता है। जब हम एक पत्थर को पूजते हैं तो हम उसको भगवान मानते हैं। प्रेम में भी शायद ऐसा ही होता है। लेकिन स्त्रियों को भी सोचना चाहिए, और स्त्रियों ने बहुत प्रतीक्षा की है और बहुत से अपमान के बीच में प्रेम को खोजने की कोशिश की है। कंकर में अन्न का कोई एक दाना खोजना, और बोरी पर बोरी, क्विंटल दर क्विंटल कंकर है, उसमें वो एक कण ढूंढती है जहाँ एक आश्वासन है, तो उसको लगता है मेरे प्रभु मिल गए। और फिर वो अन्न को छोड़ना नहीं चाहती, उस अन्न को वो खूट में बांधी रहती है लंबे समय तक। लेकिन अब स्त्रियों को खूट खोलनी होगी। ये भी अन्न नहीं चाहिए जो बोलता नहीं है, ये भी अन्न नहीं चाहिए जो मेरे साथ खरा नहीं होता है, ये भी अन्न नहीं चाहिए जिसको मेरी प्रतीक्षा की कद्र नहीं है। हिम्मत लगेगी। और मुझे लगता है हमारी बच्चियाँ ज़्यादा हिम्मत के साथ प्रेम में आएगी और हिम्मती लोगों से ही प्रेम करेंगी। ये ना सुन के ना पुरुष के तौर पर मुझे बुरा लग रहा है, चोट लग रही है कि साहसी पुरुष नहीं मिल रहे। पुरुषों साहसी हो जाओ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैंने जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहा हूँ, पहली बार मैं देख रहा हूँ अश्विनी कुमार, प्रियदर्शन, सत्यनारायण जी, अनामिका, राजेश जोशी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, उदय प्रकाश, के सच्चिदानंद, इतने लोगों ने प्रशस्तियाँ लिखी हैं इस किताब की। आपका कहना है कि आप राइटर 2020 से ही हैं, तो ये कैसे हुआ कि ये सभी जितने बड़े नाम हैं इन सब ने जो है प्रशस्तियाँ लिखी? इतनी प्रशस्तियाँ मैंने नहीं पढ़ी कभी किसी किताब में। ये भले लोग हैं। ठीक है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्हें लगता है कि शायद मैं भविष्य में अच्छा लिख सकूं, और ये इनका प्रोत्साहन है। और शायद मेरे लिए एक सूचना है कि आपको जी जान लगा देना होगा, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि इनकी कई पंक्तियाँ एक ठौर पा सके। तो मेरे लिए एक ईमानदारी से, लगन से बहुत सा पढ़ना और कुछ अच्छा लिखने, मैं कहूँगी ये पथ का पाथेय है। लेकिन एक ना प्रश्न, मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे एक प्रश्न और सूझा, क्योंकि हिंदी साहित्य में अक्सर लोग नाराज बहुत होते हैं। मैंने कहा लगभग सबके नाम आ गए हैं इसमें, अब जो बच गया जिससे आपने नहीं कहा या जिन्होंने प्रशस्ति लिखी वो नाराज नहीं हो गए? यार सबने लिखी, हमसे बात नहीं हुई। सारे रस हैं जीवन में, साहित्य में, और सभी रसों का स्वागत है। और नाराज लोग अच्छे हैं, नाराज़गी बड़ी कमाल की चीज़ है, एंड मुझे उसकी बड़ी इज्जत है।
और मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने नहीं लिखा है, कोई मुझसे खुश नहीं है। तो आप इस गलत फहमी में बिल्कुल ना लिखे रहें कि जिन्होंने लिखा है वो मुझसे खुश हैं। तो जो लोग नाराज हैं वो संतोष पा सकते हैं। मैं एक बार एक न्यूज़पेपर में काम करता था, जब मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया तो अच्छा वक्त गुजरा था, तो टीम बड़ी अच्छी थी। तो मैं रिज़ाइन करते वक्त ईमेल जब मैंने लिखी तो ईमेल में मैंने लगभग सबका धन्यवाद किया, और ऐसे नहीं था धन्यवाद कि मैं कहूँ क्या नामका जी का धन्यवाद, दीप जी का धन्यवाद, ऐसा नहीं। मैंने सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखा कि मैं उनको क्यों याद रखूँगा, क्यों वो मुझे याद आएंगे। और मेरे ख्याल से 20-25 लोगों के बारे में मैंने लिखा था। लंबा समय गुजरा था हर डिपार्टमेंट में, छोटे बड़े सीनियर जूनियर सबके साथ। नौकरी छोड़ के मैं चला गया, और पर्सनल ईमेल आईडी आप देखे जाते हैं ना कि ये मेरा ईमेल आईडी है, कभी आगे बात करें, जिस पे कभी कोई नहीं करता। पर मुझे वहाँ के बाद निकलने के बाद मुझे ईमेल आई वहाँ के एक एडमिन के बंदे से। उसने मुझे मेल किया कि नवीन जी आपकी ये मेल पढ़ी, बहुत इमोशनल ईमेल थी, मुझे दुख हुआ कि आप चले गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ कि इन 25 लोगों में आपने मुझे इस योग्य नहीं समझा कि आप मेरे बारे में भी कुछ लिखते। अब मैं हैरान था। मैंने कहा कि एक्चुअली उनको आए हुए 3-4 महीने हुए थे, तो मेरा उनसे कोई बहुत इंटरेक्शन हुआ ही नहीं था, तो उनके बारे में क्या लिखता। तो जब मैं ये सब प्रशस्तियाँ पढ़ रहा था तो मुझे एक्चुअली वो याद आ गए कि वो नाराज हो गए कि यार मेरे बारे में नहीं लिखा आपने। तो इनका कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी काफी लोग नाराज हो जाए इस बात पे। अच्छा, एक आपने अनुवाद भी किए हैं, आपने इनका के सच्चिदानंद जी की कविताओं का अनुवाद किया। वो किस में लिखते हैं? मलयालम में लिखते हैं? मलयालम में लिखते हैं, और खुद ही मलयालम का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। अच्छा, तो आपने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया है उसका। एक चीज कहानी के केस में मुझे लगता है कि अनुवाद, कहानी या नॉन फिक्शन दोनों के केस में अनुवाद तुलनात्मक रूप से आसान है, लेकिन क्या कविता का अनुवाद भी उतना ही आसान है? क्योंकि कई बार जो होता है फीलिंग जो है वो बदल जाती है। गद्य में थोड़ा सा सेंटेंस को इधर उधर कर देने से चल जाता है, मतलब ओ शिट लिखा जाए तो उसकी फीलिंग क्या है उसका अनुवाद कभी नहीं कर सकते। उस भावना को कहानी में तो आप नए तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जब कविता है तो कविता मुझे लगता है कि एक भी शब्द का हेर फेर इधर उधर हुआ, सब कुछ बदल गया। तो वो अनुवाद कितना कठिन रहा फिर उसका, किस तरह से उस चीज को, मतलब प्रोसेस क्या है उसका अनुवाद को करने का? अनुवाद किसी रचना का कृष्ण हो जाना है। जन्म किसी ने दिया जी, और उसको पाल कोई रहा है। जब किसी रचना को पढ़ते हैं तो फर्स्ट हम उसको इम्बाइब करते हैं, कंसीव करते हैं। और मुझे लगता है कभी कभी कविताएं लिखने वाले से ज़्यादा तकलीफ अनुवादक को होती है उस कविता का अनुवाद करने के लिए, क्योंकि वो एक भाषा की जो संस्कृति है, उसके जो संवाद हैं, उसकी जो लोकोक्तियाँ हैं, उसका जो जीवन है, वहाँ से फिर दूसरी भाषा में आती है। और इस प्रक्रिया में बहुत वक्त लगता है। मुझे कविताओं के अनुवाद में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि उसको हिंदी की कविता बनाने के लिए उसको कविता की तरह ही होना चाहिए। तो मेरा तो बड़ा संघर्ष होता है। पहले मैं उस कविता को समझती हूँ, फिर एक एक शब्दों के लिए जिरह होती है, फिर कवि से बातचीत होती है। और के सच्चिदानंदन की कविताओं का अनुवाद इसलिए संभव है कि वो मुझे वक्त देते हैं। हर कविता पर जहाँ मैं फंसती हूँ या जहाँ मुझे लगता है कि बिना संवाद के कविता का सही अनुवाद नहीं हो पाएगा, तो इसलिए के सच्चिदानंदन की कविताओं का अनुवाद मेरे लिए संभव हो पाता है। बाकी किसी कवि के अनुवाद में मैं शायद डरूंगी। और दूसरी बात, अनुवाद बहुत सा वक्त लेता है, तो अपनी जो क्रिएटिव राइटिंग है ना, उसके लिए वक्त नहीं बचता। तो शायद मैं अनुवाद से बचूंगी अब। लेकिन के सच्चिदानंदन की कविताओं का कैनवास इतना बड़ा है। 14 साल की लड़की पर, 13 साल की लड़की पर कविताएं, दुनिया भर के चित्रकारों पर, लेखकों पर, कवियों पर, संस्कृति पर, तो उनकी कविताओं का कैनवास बहुत बड़ा था। तो अनुवाद में मुझे कविता सीखने के जो अवसर थे ना, वो बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने इसलिए सच्चिदा की कविताओं को लिया। लेकिन ये आसान नहीं है, एक कविता को दूसरी भाषा की कविता में लाना, ये बहुत सारा वक्त लेता है। और जितना कवि को कविता लिखने में तकलीफ़ हुई है,
उससे ज़्यादा या उससे कम तकलीफ़ एक अनुवादक को उसे अपनी भाषा में लाने में होता होगा, ये सोचना ठीक नहीं है। मैं आपसे एक गुजारिश ये करूँगा कि आप अपनी कोई कविता अगर पढ़ना चाहें या इस किताब से कोई हिस्सा पढ़ना चाहें, एक हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने उसको बाकायदा मार्क किया था क्योंकि और ये सबसे पसंदीदा कहानी जो मैंने कहा उसका हिस्सा है। ये कहानी है काली कमीज काला कुर्ता। इसमें बेंजामिन और रेचल, इनसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि बेंजामिन ने अपनी काली कमीज पहननी क्यों छोड़ दी, और रेचल से पूछा जाता है काला कुर्ता पहनना क्यों छोड़ दिया। दोनों सोचते हैं कि कहीं गलती से उसके पास तो कुर्ता नहीं चला गया। एक छोटा सा हिस्सा आपके लिए। वह सब कुछ करती है, क्या वह बेंजामिन को याद करती है? वह आखिर क्यों नहीं पहनती काला कुर्ता? बेंजामिन के अलमारी के नीचे की टाइल के नीचे एक काठ का डब्बा है जिसे वह मध्य रात्रि में खोलता है और उससे काला कुर्ता निकाल कर पहन लेता है। वह आईने में खुद को देखता है और भुकार पार कर रोता है, निशब्द, मुंह रुदन, मुंह फाड़ कर रोता है मगर बिना आवाज निकाले। रेचल की किताबों के बीच एक बड़ा सा डिब्बा है जिसके भीतरी तह के भीतर एक कागज का थैला है। सुनसान समय में वह उस थैले से काली कमीज निकाल कर पहन लेती है। न वह कुर्ता रेचल का है जिसे बेंजामिन ने एकांत में पहन रखा है। फिर उस कुर्ते से रेचल के देह की गंध क्यों आ रही है? न वह कमीज बेंजामिन की है जिसे रेचल ने विरह के एकांत में जी सकने के लिए पहन रखा है। फिर इस कमीज से बेंजामिन के डीओ की गंध क्यों आ रही है? समय के पास उत्तर है, उसने देखा है। रेचल ने अपने कुर्ते को कतर कर कमीज बना लिया। उस कुर्ते से बेंजामिन के डीओ की गंध आ रही थी। जब जब वह गंध समय के साथ हल्की होती गई तो रेचल ने बाजार से बिल्कुल वही डीओ खरीदी और कुर्ते पर वह समय समय पर डीओ छिड़कती रहती है ताकि उसमें वह बेंजामिन वाली गंध बनी रहे। जितना जतन गंध को बचाने कुर्ते को छपाने में लगाती है, उससे बहुत कम जतन से वह उस अद्भुत रिश्ते को बचा सकती थी। आगे और है, लेकिन आखिरी की 2 लाइनें और जो टच की मुझे काफ़ी। बीतते समय के साथ एकांत में बेंजामिन काले कुर्ते पर बड़ी लाल बिंदी और काले विग लगाने लगा। ये रेचल ऐसे ही थी। बीतते समय के साथ रेचल ने बाल कटवाकर बेंजामिन की तरह कर लिया और उसी तरह के कपड़े पहनने लगी। 2 सामान्य लोगों को असामान्य बनते देखकर समय पूछता है, क्या प्रेम को बचा पाना इससे अधिक मुश्किल था? दूर से आवाज़ आ रही है, न्यूज़ रूम से मैं बेंजामिन जैकब, आज के एडिटोरियल में मैं रेचल नेकपाल। ये जो प्रश्न है, क्या प्रेम को बचा पाना इससे अधिक मुश्किल था, न जाने से कितने रिश्ते हमने टूटते हुए देखे हैं। हम बचा क्यों नहीं पाते? मतलब ये जो कष्ट है, हम दूर होकर इस कष्ट को झेलते रहते हैं, लेकिन बचा क्यों नहीं पाते? बचा लेना चाहिए, बचा पर लेना क्या होता है कि हम नहीं बचा पाते? दोनों को पता है क्या क्या नहीं किया। उसने कुर्ते को शर्ट बना लिया, उसने कुर्ते अपनी शर्ट में कपड़ा जोड़कर कुर्ता बना लिया। वो स्त्री हो रहा है जो आपने कहा, ये पुरुष होने की कोशिश कर रही है। दोनों एक दूसरे जैसा होना चाहते हैं लेकिन रिश्ते को नहीं बचा पाते। बचा लेना चाहिए, अब बचा लेना चाहिए। अब एक समय ऐसा है जहाँ हम ज़्यादा मनुष्य होकर सोचें, ज़्यादा सब हम सभ्य हुए हैं। इन वर्षों में हम बहुत सभ्य हुए हैं। जो मध्ययुगीन चीज़ें थी, अब हम ज़्यादा संवेदनशील हैं और अब हम बड़ी कुशलता से रिश्तों को बचा सकते हैं। हमें बचा लेना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, हमें जी जान लगाकर ऐसे रिश्तों को बचाना चाहिए। बचा लेना चाहिए। तो रिश्ते बचाने चाहिए। और मैं बातचीत ख़त्म करने से पहले आप किताब से कुछ पढ़ना चाहें या फिर अपनी किसी कविता को पढ़ना चाहें? मैं किताब से ही पढ़ देती हूँ जी। रंग प्रवेश। स्मृतियाँ रंग को चुनौती दे रही हैं। स्मृति की नज़र से देखो तो रिक्त कितना स्पष्ट और मारक हो जाता है। पोंछ दिया गया कोलाहल, मिटा दी गई उपस्थितियाँ और बदल दी गई चीज़ें सीधे कलेजे पर निशाना साधती हैं। एक चित्रकार रंग में लथपथ होकर अपने घर लौटा है। वह उम्र दराज घर को रोशन निगाह से देखता है और घर उसके भीतर खींची गई तमाम रेखाओं को पंक्तिबद्ध कर देता है।
12वीं फेल वो विद्यार्थी खुली कापी के खाली पन्नों की तरह छटपटा उठता है। समय आंधी की तरह गुजर रहा है। नए दृश्य, नए संबोधन, नए आश्चर्य उसमें जुड़ते जा रहे हैं। अब रिक्त नहीं रहेगा सब कुछ। कुछ जगहें जो लद जाएंगी बहुत सी चीज़ों से। जीवन आश्चर्य की भाषा में लिखा गया है। आदमी सुख की भाषा पढ़कर आता है और दुख का चश्मा पहनकर उसे देखता है। वो न ढंग से अचंभित होता है, न सलीके से जीता है, न सुकून से मरता है। बहुत शुक्रिया। चलते चलते हमारे पाठकों को आप कुछ कहना चाहेंगी? खूब सारी किताबें पढ़ें। जैसे बच्चे को 6 महीने के बाद ठोस आहार दिया जाता है, उसी तरह अगर आप लेखन में आना चाहते हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं, अपनी भाषा, मातृभाषा जो आपकी माँ की भाषा है, उसको पढ़ें। लेकिन एक समय के बाद इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में बहुत सुंदर लिखा गया है और बहुत से अनुवाद उपलब्ध हैं। तो अपने देश को अगर जानना है तो आप उन सब भाषाओं के कालजयी लेखक कवियों को, नए लेखक कवियों को ज़रूर पढ़ें। तो हमारे साथ थी अनामिका अनु जी। किताब का नाम है येनपक कथा और अन्य कहानियाँ। बहुत ही सुंदर कहानियाँ हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कविताएं आप पढ़ रहे हैं। और ये मेरा निजी रिकमेंडेशन है कि अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो ये कहानियाँ आपको पढ़नी चाहिए। पोएटिक लैंग्वेज होते हुए भी जो मुझे कई बार लगता है कि प्रवाह रुकता है, वो इन कहानियों में कहीं नहीं रुकता। कहानियाँ पोएटिक लैंग्वेज होते हुए पूरे एक प्रवाह के साथ लगातार चलती हैं, लगातार कुछ न कुछ होता है। कुछ अंश आपने हम दोनों से ही सुना है। तो ये किताब आई है मंजूर प्रकाशन से। इसकी कीमत है 299 रुपये। कवर इसका बहुत सुंदर है, इसलिए मैं स्पेशली जो है जिन्होंने इस कवर को बनाया है उनका नाम है अनुप्रिया, उनका जिक्र भी करना चाहूँगा। और अनुप्रिया जी, बहुत आपको मैं बधाई देता हूँ, आपकी तारीफ़ करता हूँ इस सुंदर कवर को बनाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी आज आने के लिए। शुक्रिया। मैं आपको ये और बता दूं कि अनामिका जी केरल से आई हैं। स्पेशली कुछ काम था, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक दिन पहले आकर हमारे लिए टाइम निकाला ताकि हम जो है ये बातचीत कर सकें। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस समय निकाला। और ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो इस बातचीत को अपने पास नहीं रखना है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।